हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थी, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 11th क्लास केमिस्ट्री। और इस 11th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन सेकंड, परमाणु की संरचना से संबंधित एटॉमिक स्ट्रक्चर की अपन बात करें तो इसके अंदर अपन ने चर्चा की है पिछले वीडियो के अंदर इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में। मैंने आपको बताया है कि कैथोड किरण नलिका की सहायता से जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी सबसे पहले। और अब इस इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान, यानी इलेक्ट्रॉन के आवेश और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान, इन दोनों के अनुपात के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर एक कैथोड किरण नलिका बनाई थी और उस कैथोड किरण नलिका के अंदर अपन ने सामने की ओर क्या किया था, सामने की ओर अपन ने स्फुरद्युत पदार्थ ZnS का लेपन कर दिया था और अपन कैथोड और एनोड को बैटरी से जोड़कर विद्युत धारा अपन जब प्रवाहित करते हैं तो आपने ये देखा था, क्या देखा था वहां पर आप लोगों ने, कि जब आप लोग कोई विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाते हैं उस कैथोड किरण नलिका पर, या फिर दोनों को एक साथ आरोपित करते हैं, तो उस कंडीशन में तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सीधी रेखा में गति करते हुए B बिंदु पर टकराते हैं। और जब इन दोनों में से केवल विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने पथ से विचलित होकर ऊपर की ओर A बिंदु से टकराते हैं, तथा जो आपका केवल चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र लगाने के कारण जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नीचे की ओर विचलित होकर आपके C बिंदु से टकराते हैं। तो ये चीज अपन ने यहाँ पर पढ़ी है। अब उसी चीज के बारे में अपन उस चीज को यहाँ पर नोट कर रहे हैं साथ के साथ। देखो, जे थॉमसन के अनुसार केवल विद्युत क्षेत्र लगाने पर इलेक्ट्रॉन अपने पथ से विचलित होकर बिंदु A पर कैथोड किरण नलिका से टकराते हैं। यानी कि जब विद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो बिंदु A से टकराएंगे, और इसी प्रकार केवल चुंबकीय क्षेत्र लगा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन कैथोड किरण नलिका से बिंदु C पर टकराते हैं। ठीक है, तथा इन दोनों क्षेत्रों की उपस्थिति हो, यानी कि या तो दोनों क्षेत्र एक साथ लगे हुए हों एक दूसरे के लंबवत, या फिर ये अनुपस्थित हो, तो दोनों ही कंडीशन में सीधी रेखा में गमन करते हुए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो B बिंदु पर टकराते हैं। अब यहां पर इस प्रयोग के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इस इलेक्ट्रॉन के बारे में अपन बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण जब दोनों को एक दूसरे के लंबवत लगाते हैं या जब दोनों ही अनुपस्थित होते हैं तो ये हमेशा सीधी रेखा में गमन करते हैं। ठीक है, परंतु दोनों में से कोई एक क्षेत्र लगाया जाए, दोनों में से कोई एक क्षेत्र, या तो विद्युत क्षेत्र लगा दें या फिर चुंबकीय क्षेत्र लगा दें, इन दोनों के कारण क्या हो रहा है, इन दोनों की प्रबलता के कारण क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन अपने पथ से विचलित हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अपने पथ से क्या हो रहा है, विचलित हो रहा है, यानी कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में A बिंदु से टकरा रहा है। ठीक है, आपके चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में C बिंदु से टकरा रहा है। तो इस प्रकार से हो क्या रहा है वास्तव में यहाँ पर यह बात हो रही है कि विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में से किसी एक की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसका विचलन यहां पर अलग अलग दिशाओं में हो रहा है, और इसका विचलन कितना हो रहा है, यानी कि विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में ये इलेक्ट्रॉन अपने पथ से कितना विचलित हो रहे हैं, कितना मुड़ रहे हैं, इसका सही माप करके और इस प्रयोग का प्रेक्षण करके थॉमसन ने E/me का निर्धारण किया। ठीक है, तो भाई इस प्रयोग के अंदर जो थॉमसन थे उन्होंने क्या किया, विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में से किसी एक की उपस्थिति में कोई भी इलेक्ट्रॉन कितनी मात्रा में विचलित हो रहा है इसकी मात्रा का सही मापन उन्होंने किया, और उस प्रेक्षण के आधार पर इन्होंने E/me का मान बताया, और वो मान कितना आया तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका मान आता है 1.759 × 10⁻11 कूलाम, 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम यहां पर आता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे E/me का जो मान आता है वो 1.759 × 10⁻11 है ये। ठीक है, 10⁻11
कूलाम प्रति किलोग्राम यहाँ पर आता है। अब सुनो ध्यान से, E क्या है, तो भाई E इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, जो आपको पता है ऋणावेश होता है, और Me क्या है, तो ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है जिसे अपन किलोग्राम में लेंगे, ठीक है ना। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि इस प्रकार से थॉमसन ने इस प्रयोग की सहायता से E/Me अर्थात इलेक्ट्रॉन के आवेश और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात बताया। तो आपको डायरेक्ट ये बात याद रखनी होगी कि आवेश और द्रव्यमान का अनुपात होता कितना है, तो ध्यान रखेंगे 1.759 इंटू 10⁻11 किलो कूलाम प्रति किलोग्राम होता है, ठीक है। तो ये था इसका आवेश द्रव्यमान अनुपात, जो आपका एक टॉपिक था यहीं पर पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। अब बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ। तो देखो भाई, अब अपन चर्चा करेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश कितना होता है, किस प्रकार से इसके ऊपर आवेश आता है, किस प्रकार से इसके ऊपर आवेश की गणना की जाती है, इसके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक की चीजें आपने बिल्कुल नोट कर ली होगी, और इसी प्रकार से आप लोग इन चीज़ों को यहाँ साथ के साथ नोट करते रहें, ताकि आपके नोट्स जो है वो बिल्कुल कंप्लीट यहाँ पर होते रहें, ठीक है। नोट्स आपको रेगुलर बनाते रहना है भाई, ठीक है, ताकि आगे भी अपन इस चीज़ को अच्छे से कंप्लीट कर पाएँ, ठीक है। चलो, और इससे संबंधित कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम अपन को आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। चलो अब चर्चा करते हैं अपन यहाँ पर एक अलग से एक नए टॉपिक के बारे में, और उस टॉपिक का अपना नाम है, और वो है आपका इलेक्ट्रॉन पर आवेश, यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान किस प्रकार से ज्ञात किया गया, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता कितना है, इसके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो हेडिंग है इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। अब देखो, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश की अपन बात करते हैं तो एक वैज्ञानिक हुए हैं R.A. मिलिकन। क्या नाम है? R.A. मिलिकन। R.A. मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन पर आवेश के निर्धारण के लिए एक विधि काम में ली थी, और उसका नाम था तेल बिंदु प्रयोग, ठीक है। यानी कि मिलिकन ने किसी भी इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है इसका निर्धारण करने के लिए इन्होंने एक विधि काम में ली है, और उसका नाम इन्हीं के नाम से मिलिकन की तेल बूंद प्रयोग उसको कहा जाता है, ठीक है। अब क्या था ये मिलिकन का तेल बूंद प्रयोग, किस प्रकार से इन्होंने आवेश की मात्रा ज्ञात की, इसके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं कि R.A. मिलिकन ने इलेक्ट्रॉनों पर आवेश के निर्धारण के लिए, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश के निर्धारण के लिए एक विधि तैयार की, या प्रयुक्त की बोल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ही प्रयोग किया था, प्रयुक्त की, जिसे तेल बूंद प्रयोग, यानी कि इसी के नाम से बोलते हैं वैसे, मिलिकन की तेल बूंद विधि, मिलिकन की तेल बूंद विधि, मिलिकन की तेल बूंद विधि कहते हैं, तेल बूंद विधि कहते हैं। अब इस विधि में वास्तव में हुआ क्या था, किस प्रकार से यहाँ पर जो है इन्होंने इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना की, इसके लिए अपन एक चित्र के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान से आप लोग जो है यहाँ पर इस प्रकार का एक चित्र है, इसको साथ के साथ यहाँ पर बना लेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से अपन यहां पर एक चित्र बनाएंगे, ठीक है, इस प्रकार से यहां पर
अपन एक चित्र बना लेते हैं। यहां पर एक छोटा सा छेद रखा जाता है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से देखो यहाँ पर एक नलिका नुमा संरचना लगी होती है जिसके पीछे इस प्रकार से गुब्बारा जैसे लगा होता है, और ये जो अपनी डिब्बी यहाँ पर बनी हुई है, इस डिब्बी के अंदर भरा होता है तेल, ठीक है। चलो, तेल यहाँ पर भरा हुआ होता है। इस संरचना को अपन कणित्र कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कणित्र अपन यहाँ पर कहते हैं। और यहाँ पर जो है इस प्रकार से एक छोटा सा दूरबीन यहाँ पर लगा दिया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से एक छोटा सा दूरबीन यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर एक छोटा सा दूरबीन लगा देते हैं। आगे बात करते हैं अपन यहाँ पर। तो इसमें जो है यहाँ पर एक छोटा सा छिद्र ये बनाया जाता है, छोटा छिद्र यहाँ पर बनाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर एक छोटी सी खिड़की बनाई जाती है, और इस खिड़की से अपन बात करें तो इस खिड़की की सहायता से अंदर की ओर एक्स किरण पुंज प्रवेश करता है। एक्स किरण पुंज यहाँ से प्रवेश करता है। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से जो है इस प्रकार से यहाँ से बहुत सारी छोटी छोटी सी तेल की बूंदें जो होती है ये यहाँ से मुक्त होती है, देखो, फव्वारे के रूप में, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारी छोटी छोटी बूंदें यहाँ से तेल की जो बूंदें होती है वो यहाँ से फव्वारे के रूप में मुक्त होती है, और इनमें से कोई भी एक बूंद जो है वो इस प्रकार से यहाँ से गति करती हुई कहाँ आ गई, नीचे आ गई, इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से नीचे यहाँ पर बूंद आ जाती है। इसको अपन बोलते हैं प्रेक्षणरत तेल की बूंद, प्रेक्षणरत तेल की बूंद, ठीक है। तो इस प्रकार से तेल की बूंद यहाँ पर है, और ध्यान रखेंगे यहाँ पर ये जो प्लेटें होती है ये आवेशित प्लेट है भाई, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर जो ये प्लेटें होती है ये आवेशित होती है, ठीक है। मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि ये जो प्लेट मान लेते हैं, चलो मैं एक पर एक प्लेट और बना देता हूँ। देखो, ये आवेशित प्लेट है, आवेशित प्लेट है जो ऋणावेशित होती है, और ऊपर वाली ये जो प्लेट आपको दिख रही थी ये आवेशित प्लेट जो होती है वो धनावेशित होती है। तो इस प्रकार से मिलिकन के तेल बूंद प्रयोग विधि का ये नामांकित चित्र है जो आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए। डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि मिलिकन के तेल बूंद विधि का नामांकित चित्र बनाइए, तो इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने इस प्रयोग में, एक बार मैं समझा देता हूं आप लोगों को, अपने इस प्रयोग में इस प्रकार का एक उपकरण तैयार किया, और इन्होंने क्या किया, यहां से इस प्रकार से इस कणित्र के अंदर से छोटी छोटी तेल की बूंदें यहां पर क्या की, इस पहले वाले कक्ष में प्रवेश करवाई। अब ये तेल की बूंदें जहां जैसे ही यहां पर फव्वारे के रूप में प्रवेश यहां पर की, तो इनमें से कुछ बूंदें इस छोटे से छिद्र से निकल कर कहां आएगी, इस नीचे वाले कक्ष में आएगी। तो क्या होता है यहां पर कि इधर से ये दूरबीन से देखते हैं और उधर से एक्स किरण नलिका, एक्स किरण पुंज को प्रवाहित करते हैं।
जैसे ही इन्होंने इधर से एक्स किरण पुंज को प्रवाहित किया तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इस पात्र के अंदर जो भी गैसें भरी हुई थी उन सभी गैसों के कण क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, आयनित। क्योंकि आप लोगों ने क्या किया, यहां से एक्स किरण पुंज प्रवाहित आप लोग कर रहे हो तो यहां पर इसके बीच में जो भी गैसें भरी हुई है वो सारी की सारी क्या हो जाती है, आयनित हो जाती है। और उन गैसों के कण जब इस तेल की बूंद के संपर्क में आते हैं तो इस तेल की बूंद के ऊपर भी क्या उत्पन्न हो जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। और जब इस तेल की बूंद के ऊपर आवेश उत्पन्न हो गया है तो अपन इस दूरबीन की सहायता से इन्होंने इसको देखा और इस तेल की बूंद की जो गति है ना, इस तेल की बूंद की गति पर विद्युत क्षेत्र की प्रबलता का अध्ययन करते हुए इन्होंने इलेक्ट्रॉन पर आवेश का निर्धारण किया, यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश कितना होता है ये इन्होंने निर्धारण किया किससे, इस तेल बूंद की नीचे की ओर गति से। क्योंकि आपको पता है इन्होंने विद्युत क्षेत्र लगा रखा है, एक प्लेट धनावेशित ऊपर है, ऋणावेशित प्लेट नीचे है, ये क्या है, दोनों विद्युत क्षेत्र की प्लेटें हैं। तो इन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में ये जो आवेशित कण है आपका, जो आवेशित तेल की बूंद है, ये तेल की बूंद क्या कर रही है, लगातार नीचे गति कर रही है। तो इन दोनों विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, इस विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इस तेल की बूंद की गति किस प्रकार से हो रही है, इस आधार पर इन्होंने क्या किया, इस आधार पर इन्होंने इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश की गणना की थी। ठीक है ना। तो इस तरह से इन्होंने आवेश की गणना की और किस प्रकार से गणना की इसके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो इस चीज को आप लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे। अपन देखिए इस विधि में लिख लेते हैं इसको पहले। इस विधि में कणित्र की सहायता से तेल की छोटी छोटी बूंदों को कुहासे के रूप में, कुहासे का मतलब आप लोग कोहरा बोल सकते हैं, जैसे कोहरे में होती है ना छोटी छोटी सी जल की बूंदें, वैसे ही यहां पर तेल की बूंदें होती है भाई। ठीक है। तो इस विधि में कणित्र की सहायता से तेल की छोटी छोटी बूंदों को कुहासे के रूप में विद्युत संघनित्र के ऊपर, विद्युत संघनित्र के ऊपर प्लेट में उपस्थित छिद्र से गुजारते हैं, ऊपर की प्लेट पर छोटे छिद्र से गुजारते हैं, छोटे छिद्र से गुजारते हैं। ठीक है। इन बूंदों के नीचे की ओर गति को, इन बूंदों की नीचे की ओर गति को माइक्रोमीटर युक्त दूरबीन से देखा जाता है, दूरबीन से देखा जाता है, दूरबीन से देखा जाता है। इन बूंदों के गिरने की दर को मापकर, इन बूंदों के गिरने की दर को मापकर
इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मापा जा सकता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मापा जा सकता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, कक्ष के अंदर वायु को एक्स किरण प्रवाहित करके आयनित कर देते हैं। अब कक्ष में एक्स किरण पुंज प्रवाहित करके वायु को आयनित कर देते हैं, वायु को आयनित कर देते हैं, आयनित कर देते हैं और इन गैसीय आयनों के गैसीय आयनों के तेल की बूंद से टकराने पर, तेल की बूंद से टकराने पर बूंदों पर भी आवेश उत्पन्न हो जाता है। आवेश उत्पन्न हो जाता है, बूंदों पर भी क्या हो जाएगा, आवेश उत्पन्न हो जाता है और इन तेल की बूंदों पर विद्युत आवेश एक्स किरणों द्वारा उत्पन्न अधिशोषण वाले आयनों द्वारा अपनाया जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन बूंदों पर आवेश और प्लेट पर लागू उल्टा की ध्रुवणता की अपन बात करें तो देखो, इन तेल की बूंदों की गति पर विद्युत क्षेत्र प्रबलता के प्रभाव को ध्यानपूर्वक मापकर मिलीकर ने इसके आवेश की गणना यहां पर की है। देखो आगे क्या लिखना है अपन को कि तेल की बूंदों पर, तेल की बूंदों पर या तेल की बूंदों पर, सही बात है, इनकी गति का अध्ययन विद्युत क्षेत्र की प्रबलता के प्रभाव में मिलीकन ने किया और निष्कर्ष निकाला कि इलेक्ट्रॉन पर विद्युत आवेश, Q का परिमाण हमेशा विद्युत आवेश E का गुणांक होता है। विद्युत आवेश E का गुणांक होता है, ठीक है। और इस प्रकार से इन्होंने एक फॉर्मूला यहां पर लगाया Q बराबर NE। तो इस Q बराबर NE फॉर्मूले से इन्होंने क्या किया है, इन्होंने यहां पर इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश की गणना की है। तो इस प्रकार से एक बार मैं फिर इस चीज को बता दूं आप लोगों को, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश की बात आर ए मिलीकन ने
अपनी विधि मिलिकन की तेल बूंद विधि से किया। अब किस प्रकार से इन्होंने प्रयोग किया, इस प्रयोग को ध्यान से देख लें। इस प्रकार का एक चित्र होता है। इस विधि में जो कणित्र वहां पर लगा हुआ है, उस कणित्र की सहायता से तेल की छोटी छोटी बूंदों को कुहासे यानी कि आपके जो धुंध होती है, इस धुंध या कोहरे के रूप में इसको अपन क्या करते हैं, विद्युत संघनित्र के ऊपर वाली प्लेट में, यानी कि जो ये ऊपर वाली प्लेट है ना, इस प्लेट में अपन क्या करते हैं, उन बूंदों को गुजारते हैं। अब देखो इन बूंदों की नीचे की ओर गति को माइक्रोमीटर युक्त दूरबीन से देखा जाता है। इनकी जो दूरबीन लगी हुई है ये माइक्रोमीटर युक्त दूरबीन होती है, और इस दूरबीन की सहायता से देखकर अपन क्या करते हैं, इसकी सहायता से देखकर उन इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान को अपन क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। ठीक है, तो इसकी गति को माइक्रोमीटर युक्त दूरबीन से देखा जाता है और इन बूंदों के गिरने की दर को मापकर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मापा जा सकता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी आप लोग यहां से माप सकते हैं उस दूरबीन की सहायता से। अब आगे क्या होता है, तो अब कक्ष में एक्स किरण पुंज प्रवाहित करके वायु को आयनित कर देते हैं। अब देखो क्या होता है कि इनमें से कुछ बूंदें निकलकर इस छोटे से छिद्र से निकल कर आएगी, नीचे वाले भाग में आएगी। अब देखो यहां पर क्या लगा हुआ है, ऊपर की तरफ आवेशित प्लेट प्लस है, नीचे की तरफ आवेशित प्लेट माइनस है, यानी कि दोनों के बीच में यहां पर क्या लगा रखा है, ये विद्युत क्षेत्र लगा रखा है। ठीक है, अब हो क्या रहा है यहां पर कि जैसे ही तेल की बूंद नीचे की तरफ आई तो अपन क्या करेंगे, यहां से एक किरण पुंज को गुजारकर यहां पर भरी हुई सारी वायु को क्या कर देते हैं, आयनित कर देते हैं। अब वहां पर वायु जो होती है जब वो आयनित हो गई, आयनों में बदल गई, तो वो आयन जो होंगे ना गैस के, वो गैस के आयन इस बूंद से क्या करेंगे, टकराएंगे। अब जैसे ही दोनों के बीच में टक्कर होगी तो इससे क्या हो जाएगा, इस बूंद के ऊपर भी आवेश की उत्पत्ति हो जाएगी। अब क्या होगा कि जैसे ही मैंने बता दिया आप लोगों को यहाँ पर इन गैसीय आयनों के तेल की बूंद से टकराने पर बूंदों पर भी आवेश उत्पन्न हो जाता है, और तेल की बूंदों पर इनकी गति का अध्ययन, यानी कि तेल की बूंद अब क्या कर रही है, आवेश इसके ऊपर आ चुका है, तो ये आवेशित तेल की बूंद क्या कर रही है, इस विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में नीचे की ओर क्या कर रही है, गति कर रही है। तो इस गति का अध्ययन विद्युत क्षेत्र की प्रबलता के प्रभाव में मिलिकन ने किया और इससे निष्कर्ष निकाला कि इलेक्ट्रॉन पर जो विद्युत आवेश होता है क्यू का परिमाण जो होता है वो हमेशा विद्युत आवेश E का गुणांक होता है, यानी Q बराबर NE फॉर्मूले से अपन क्या कर सकते हैं, अपन यहाँ पर आवेश की ज्ञात कर सकते हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर Q जो है ये विद्युत आवेश है, N इलेक्ट्रॉन की संख्या है और E यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले की सहायता से इन्होंने बात की है कि अपन इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना कर सकते हैं। ठीक है, अब इन्होंने किस प्रकार से आवेश की गणना की, इसके बारे में मैं आप लोगों को छोटी सी बात यहाँ पर और है जो मैं बता देता हूँ। लास्ट पॉइंट अपना इस टॉपिक का यहाँ पर है, और वो चीजें देखो कि इन्होंने इसी के आगे लिख लेना आप लोग, इन्होंने पाया कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इन्होंने पाया कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 इंटू 10 की घात -19 गुलाम होता है, -19 गुलाम होता है। तो इस प्रकार से इन्होंने इस फॉर्मूले का सहायता लेते हुए इन्होंने इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना की और क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, -1.6 इंटू 10 की घात -19 गुलाम होता है। ठीक है, होता है। इस आधार पर इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की भी गणना की गई, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पता चल चुका है तो फिर क्या कर सकते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन के आवेश की द्रव्यमान की गणना भी यहाँ पर कर सकते हैं। और वो ऐसे इन्होंने किस प्रकार से की कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है ना, Me बराबर वो होता है इलेक्ट्रॉन बटे इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान अनुपात। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के आवेश में यदि मैं इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान के अनुपात का क्या लगा दूं, भाग लगा दूं। जैसे इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है अपने पास, -1.6 इंटू 10 की घात
19 कूलाम अपने पास आ चुका है। और आवेश द्रव्यमान अनुपात कितना बताया था मैंने आप लोगों को भी, मैंने आपको बताया था ये 1.759 इंटू 10 की घात 11, ठीक है। तो इसको अपन सोल्व कर लेंगे, तो यहां पर जैसे इसको सोल्व किया जाएगा तो यहां पर आ जाता है 9.1 इंटू 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम। तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो ये सारी जो इसकी विधि है आर्य मिलिकन की, वो मैंने आप लोगों को बता दी है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। आप लोगों को इतना सारा याद करने की कोई जरूरत नहीं है, कभी पूछ लिया जाए, इसलिए मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। अपन से 11th क्लास के अंदर इतना सारी चीजें नहीं पूछी जाती है भाई, अपन से केवल इतनी सी बात पूछी जाएगी इन सभी के अंदर कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। एक नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा तो क्या बताना है आपको, -1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम होता है। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा 9.1 इंटू 10 की घात -31 किलोग्राम होता है। बस ये 2 पॉइंट ध्यान रखो, बाकी कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ये आप लोगों को एक नॉलेज के हिसाब से मैंने बता दिया था कि किस प्रकार से मिलिकन ने अपना प्रयोग किया था, ठीक है। तो ये था अपना आज का सेशन जिसमें अपन ने इलेक्ट्रॉन पर आवेश व द्रव्यमान की बात कर ली है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।